एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं यहाँ पे ईएसआईसी एग्ज़ाम, आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। ईएसआईसी का एग्ज़ाम जो है वो होने जा रहा है 7 जुलाई को। सो जो जो बच्चा इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। एंड ईएसआईसी का एग्ज़ाम जैसे कि 7 जुलाई को होने जा रहा है, तो उसके लिए मैंने 999 का क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट किया है। अगर कोई भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है ओनली इन 999 क्रैश कोर्स, जिसमें हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स जो कि ईएसआईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्लस एमसीक्यू क्लासेस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स एंड टेस्ट सीरीज। साथ ही में इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी करवाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें आप ओनली 999 में ज्वाइन कर सकते हो। ईएसआईसी का आपको टेस्ट सीरीज लेने की नीड नहीं है, आपको क्लासेस लेने की नीड नहीं है, इंपॉर्टेंट कहीं से जानने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ इस बैच में मैं आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच रहेगा, सब कुछ आपको इसी बैच में करवाऊंगी। सो अगर कोई भी बच्चा ईएसआईसी की प्रिपरेशन करना चाहता है मेरे से इन 999, वो ये बैच ज्वाइन कर सकता है। बहुत ही अफोर्डेबल बैच है और बेस्ट बैच है मैं तो कहूँगी। एंड डाउट क्लासेस भी इसमें रेगुलरली मैं रखती हूँ। सो नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। और मेरे पास है एक 2499 का फुल थ्योरी बैच। अगर कोई भी बच्चा आरआरबी एंड नॉर्सेट के लिए फुल थ्योरी करना चाहता है देन, जिसमें मैं एनाटमी एंड फिजियोलॉजी करवाती हूँ आप लोगों को। पहले बेसिक से स्टार्ट होता है, जीरो से बैच स्टार्ट होगा। जीरो से नर्सिंग ऑफिसर बनाने के लिए आपको फुल थ्योरी ऑफ द ऑल सब्जेक्ट्स कराया जाएगा, प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्लस एमसीक्यूज एंड एवरीथिंग। सो ये बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो चलते हम अपने क्वेश्चंस पे। 420 क्वेश्चन सॉरी हमने करना था, और 420 क्वेश्चन सॉरी हमने कर लिए हैं। और उन 420 क्वेश्चंस अगर में से आपको 5 क्वेश्चन भी आते हैं तो इट मीन्स आपके 5 नंबर पक्के। तो प्रीवियस वीडियोस भी आप ज़रूर देखिएगा एक बार विजिट मार के, बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए हैं। सो क्वेश्चन पे चलते हैं। 421 क्वेश्चन है, एन एज क्लाइंट विद डायबिटिक मेलाइटस आएगा यहाँ पे, सॉरी फॉर द wrong word, diabetic mellitus complaining of painless peripheral loss of vision is at risk of। so एक aged client है, ठीक है, उसको क्या हो रहा है, डायबिटीज मेलाइटस है, और वो जो पेशेंट है कंप्लेन कर रहा है पेनलेस पेरिफेरल विजन लॉस की। तो वो किस चीज़ के रिस्क पे है? सो डायबिटिक मेलाइटस डीएम में आप लोगों को पता है कि क्या होती है, न्यूरोपैथी, जिसमें जो नर्व्स है, ठीक है, नर्व्स हैं बॉडी की, पेरिफेरल जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है पेशेंट की आईज़ को, ठीक है। सो अगर पेशेंट अपने सिम्टम्स बता रहा है, सिम्टम्स उसके हैं कि उसको विजन लॉस हुआ है बट वो पेनलेस है, ठीक है, तो उसको रिस्क क्या है होने का? कैटरेक्ट, ओपन एंगल ग्लूकोमा, एंगल क्लोज ग्लूकोमा, मायोपिया। सो मायोपिया तो होता है नियर साइटेडनेस के, पेशेंट को फार जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो नहीं दिखते। कैटरेक्ट एंड ग्लूकोमा में से एक चीज़ हो सकती है। सो देखो ये जो क्वेश्चन आएगा इसका आंसर आएगा ओपन एंगल ग्लूकोमा। ऐसा क्यों बोला, क्लोज एंगल क्यों नहीं बोला? क्योंकि जो क्लोज एंगल होता है ये होता है आपका पेनफुल, और ये एक एमरजेंसी सिचुएशन में काउंट होता है, मेडिकल एमरजेंसी में काउंट होता है। इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होती है और पेशेंट विजन लॉस के साथ आता है। और अगर किसी को क्लोज एंगल, और मोस्ट कॉमन ग्लूकोमा भी हमारा जो है ओपन एंगल ग्लूकोमा ही माना गया है। सो ये पेशेंट जो है पेरिफेरल विजन लॉस के साथ आया है। कैटरेक्ट होता है क्लाउडीनेस और ओपेसिटी ऑफ द, जो आपका लेंस है उसकी हो जानी ओपेसिटी, ठीक है, लेंस जो है उसमें क्लाउडीनेस आ जानी इज अ कैटरेक्ट। पर यहाँ पे पेशेंट विजन लॉस के साथ आया है, उसका विजन ही लॉस हो गया है पर उसका पेनलेस है। तो ये सीधा ही इशारा किसकी तरफ करता है कि पेशेंट को क्या है, ग्लूकोमा की प्रॉब्लम है, ठीक है, क्लियर। सो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट यूनिवर्सल प्रिकॉशन इन हेल्थ केयर सिस्टम? तो इनमें से क्या चीज़ ट्रू नहीं है यूनिवर्सल प्रिकॉशन इन हेल्थ केयर सिस्टम को लेके? सो जो आप यूनिवर्सल प्रिकॉशंस यूज़ करते हो इन द हॉस्पिटल, इन द हेल्थ केयर सेटिंग्स, तो उसमें से आप इन चीज़ों में से क्या नहीं यूज़ करते? रिड्यूसिंग लेवल ऑफ कंटेक्ट विद ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। सेकेंड है मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी इज नोन कैरीज एमिंग एट रिड्यूसिंग क्रॉस इन्फेक्शन एज्यूमिंग दैट ऑल ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स आर सेफ। सो देखो ऑब्वियसली हम कम जो है लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट्स रखते हैं ताकि बॉडी एंड बॉडी फ्लूइड से आप दूर रहें। दूसरा, हम हमेशा जो भी चीज़ करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारा कॉन्फिडेंट होता है, ठीक है। क्रॉस इन्फेक्शन को ऑब्वियसली हमें रिड्यूस करना है क्योंकि जो हॉस्पिटल सेटिंग्स है वहाँ पे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। सो वहाँ पे क्रॉस इन्फेक्शन
इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, रेगुलर हैंड वॉशिंग करनी, प्रोसीजर्स बहुत स्पेशियस और एसेप्टिक टेक्निक्स यूज़ करने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। हाँ, बट हम लोग क्या नहीं करते कि हर एक बॉडी और बॉडी फ्लूइड को सेफ नहीं माना जाता अनटिल एंड अनलेस आप लोगों के रिपोर्ट्स नहीं है आपके पास कि पेशेंट जो है वो हेल्दी है, उसको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो आप किसी भी बॉडी फ्लूइड को सेफ नहीं मान सकते अनटिल एंड अनलेस आप उस चीज़ के बारे में प्रॉपरली प्योरली सिक्योर्ड नहीं हो। सो जो फोर्थ है वो ऑप्शन आपका रहेगा रॉन्ग, और जो ऑप्शन इसका राइट रहेगा इज ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसमें उन्होंने नोट के बारे में बोला था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन अ न्यूबॉर्न। सो इनमें से कौन सा साइन नहीं है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का न्यूबॉर्न में। सो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा बच्चों में हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पे पूछा है नॉट अ साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। साइनोसिस, एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग, एक्सटर्नल रिट्रैक्शन, रेस्पिरेटरी रेट वेरिंग अकॉर्डिंग टू न्यूबॉर्न एक्टिविटी। सो देखो अगर किसी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है तो उस बेबी में हमें डिस्कलरेशन भी देखने को मिलती है, रेस्पिरेटरी ग्रंटिंग होती है कि हंगर ऑफ द रेस्पिरेशन, स्टर्नल रिट्रैक्शन मतलब जो उसकी स्टर्नम होती है वो रिट्रैक्ट कर रही है, जो सेंटर बोन जो आपको दिखती है चेस्ट में उसको हम स्टर्नम बोलते हैं। और अगर ये तो नॉर्मल चीज़ है, अगर बच्चे की एक्टिविटी के हिसाब से उसका रेस्पिरेटरी रेट वेरी कर रहा है देन इट इज़ अ नॉर्मल, इट इज़ नॉट अ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का सिम्टम। सो ये जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है पेशेंट कम टू द इमरजेंसी विद अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स, व्हाट सिम्टम्स विल यू ऑब्जर्व। तो पेशेंट आया है इमरजेंसी में और वो अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स के साथ आया है, तो कौन से सिम्टम्स जो है ऑब्जर्व करोगे आप पेशेंट में। अल्कोहल विड्रॉल मतलब पेशेंट ने अल्कोहल छोड़ी है एकदम से और उसे विड्रॉल के सिम्टम्स आए हैं। सो अल्कोहल विड्रॉल से बहुत सिम्टम्स आते हैं। सो लेट्स सी कि कौन से आप ऑब्जर्व करते हो। ट्रेमर, स्वेटिंग, रेस्टलेसनेस, फीवर, नॉजिया, वॉमिटिंग, हाइपर एक्टिविटी, हाइपरटेंशन, स्वेटिंग, वॉमिटिंग, डीप कोमा, लैक्रिमेशन एंड टीयर्स। सो देखो जो पेशेंट है अगर इमरजेंसी आता है अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स के साथ, तो सबसे पहला जो सिम्टम हमें पेशेंट में देखने को मिलता है इज योर ट्रेमर्स एंड रेस्टलेसनेस। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट रहेगा। और वैसे भी याद रखना कि जो फर्स्ट सिम्टम आता है अल्कोहल विड्रॉल का इज अ रेस्टलेसनेस। पेशेंट सबसे पहले रेस्टलेसनेस होती है पेशेंट को एंड देन पेशेंट को ट्रेमर्स आते हैं। सो ये दो मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं अल्कोहल विड्रॉल के, ठीक है। अगर किसी भी पेशेंट को अल्कोहल विड्रॉल होता है उसके सिम्टम्स आते हैं तो ये सबसे पहला फर्स्ट ऑप्शन जो है देखने को हमें मिलता है, बाकी जो है वो रॉन्ग है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट इज एट रिस्क ऑफ फ्लूइड डेफिशिएंट। इनमें से कौन सा पेशेंट जो है फ्लूइड डेफिशिएंट के रिस्क पे है। पेशेंट विद वूंड इरिगेशन, इलियोस्टोमी, पेशेंट विद कार्डियक डिसीज, नन। सो देखो जो पेशेंट है फ्लूइड डेफिशिएंट का मतलब होता है जिसमें फ्लूइड लॉस का खतरा हो सकता है। सो उसका ऑप्शन रहेगा इलियोस्टमी। ऐसे क्यों? क्योंकि जो इलियम एरिया होता है इसको वेट एरिया माना जाता है। यहाँ पे जो स्टूल्स होते हैं वो थोड़े वेटी होते हैं, ठीक है। और जब हम कॉलन एरिया में करते हैं, इन द डिसेंडिंग साइड ऑफ द कॉलन करते हैं, ठीक है। सो उस एरिया को हम ड्राइड एरिया मानते हैं क्योंकि तब तक अब जैसे कि ये हमारा कॉलन है, इस कॉलन के एरिया को, ठीक है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ कॉलन, तो आप ध्यान से देख लीजिए एक बार। इस जो एरिया को इसको ड्राई बोलेंगे, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, वेट एरिया बोलते हैं। क्योंकि जो स्टूल है इधर आते आते रेक्टम की तरफ क्या हो जाता है, उसका जो वाटर है ऑब्जॉर्ब हो जाता है और जो बाकी है वो निकल जाता है, ठीक है ना। सो इसीलिए इलियोस्टोमी में अब देखो पेशेंट विद वूंड इरिगेशन में तो फ्लूइड लॉस का प्रॉब्लम नहीं है, कार्डियक डिसीज में भी नहीं, और नन तो चलो नहीं है। इलियोस्टमी में क्या होता है, इलियम वाली जगह पे वाटर ऑब्जॉर्प्शन अभी नहीं हुई होती प्रॉपरली। सो इलियम से आगे जब स्टूल जाता है तो वहाँ पे वाटर ऑब्जॉर्प्शन अच्छे से होती है। और यहाँ पे तो आपने इलियोस्टोमी में ही इलियोस्टोमा कर दिया, वहाँ पे ही स्टोमी बैग लगा दिया है, स्टोमा क्रिएट कर दिया है, तो पेशेंट का आगे जाएगा ही नहीं स्टूल, और यहाँ पे ऑब्जॉर्प्शन जो है वाटर की अक्कर ही नहीं होगी और पेशेंट को फ्लूइड डेफिशिएंट होने का रिस्क हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज जो राइट है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है क्या क्वेश्चन बोल रहा है, उसके बाद ही ऑप्शन को टिक करना है। क्लियर। और अगर आप ESIC का बैच 999 का जो बहुत ही अफोर्डेबल है ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं आपको हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ESIC करवाऊंगी, जो ESIC के प्रीवियस एग्जाम में बार बार टॉपिक रिपीट हुए हैं, उनकी थ्योरी मैं आपके साथ क्लियर करूंगी। MCQ क्लासेस करेंगे हर एक सब्जेक्ट्स की, टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर हम इसमें करने वाले हैं। सो आप फटाफट से 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके ऐसे क्वेश्चंस की क्लियरिटी है जो देख सकते हो।
हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नर्स नोटिस रेडनेस इचिंग अराउंड आईवी कैनुला इंसर्शन साइड, व्हाट शी शुड सस्पेक्ट। सो क्या कह रहा है कि नर्स जो है रेडनेस एंड इचिंग जो है आईवी साइड पे देखती है, तो नर्स अब क्या सस्पेक्ट करेगी, किसी के आईवी कैनुला लगा है, वहाँ पे उसको इरिटेशन हो रही है और रेडनेस हो रही है, तो नर्स को वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एलर्जिक टू फ्लूइड, एलर्जिक टू आईवी कैनुला, इन्फिल्ट्रेशन, फेल्बाइटस। तो देखो फेल्बाइटस जो है वो होता है कि वहाँ पे वार्मथनेस और पेशेंट को स्वेलिंग जो है हमें देखने को मिलती है, ठीक है, और पेशेंट को वहाँ पे पेन होता है, यहाँ पे ईचिंग और रेडनेस है। तो ये जो साइन है दिस इज़ अ साइन ऑफ इल फिल्ट्रेशन, कि जो आपने फ्लूइड लगाया है वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस पे जा रहा है, वो वेन में नहीं जा रहा। सो आसपास के एरिया में देखने को मिल रहा है। सो दिस इज़ अ साइन ऑफ इनफिल्ट्रेशन। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। टेम्परेरी सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग इज नोन एज, तो जब टेम्परेरी सीज हो जाती है ब्रीदिंग उसको हम क्या बोलते हैं, डिसिप्निया, ब्रेडिपिनिया, एपनिया या फिर टेकीपिनिया। सो उसको हम बोलते हैं एपनिया। डिसिप्निया होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, जब पेशेंट को डिफिकल्टी हो रही हो किसी भी सांस लेने में, ठीक है। ब्रेडिपिनिया होता है कि जो रेस्पिरेटरी रेट है वो गिर जाए, ठीक है। और टेकीपिनिया होता है रेस्पिरेटरी रेट का इंक्रीज होना। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन चेस्ट फिजियोथेरेपी। सो जब आप किसी पेशेंट को चेस्ट फिजियोथेरेपी देते हो, सो इस चीज़ में उसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती है, नेबुलाइजेशन, प्रिकॉशन, कफिंग एंड वाइब्रेशन। सो देखो हम क्या करते हैं कि पेशेंट को चेस्ट फिजियोथेरेपी इसलिए देते हैं ताकि जो कंजस्टेड म्यूकस है इन द चेस्ट उससे वो क्या हो, थोड़ा सा वाइब्रेट हो, थोड़ा सा हिले और वो बॉडी से बाहर निकले। चेस्ट फिजियोथेरेपी देने के बाद आप पेशेंट को कफिंग कराते हो ताकि वो जो कफ के साथ है, जो आपके अंदर कंजशन है पेशेंट के अंदर, वो बाहर निकले। सो हम पहले प्रिकॉशन करते हैं पेशेंट में, देन वाइब्रेशंस क्रिएट करके कफिंग कराते हैं। सो ये तीनों स्टेप्स तो हमारे चेस्ट फिजियोथेरेपी में आते हैं, पर जो ये नेबुलाइजेशन है ये हमारा ऐड नहीं होता इन द चेस्ट फिजियोथेरेपी। सो इन्होंने हमने पूछा भी नॉट का है, तो जो ऑप्शन रहेगा ठीक वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेशेंट रिपोर्ट्स कैल्शियम लॉस विच इज़ द नर्सिंग इंटरवेंशन। तो एक पेशेंट है, कैल्शियम लॉस के बारे में रिपोर्ट आई है, तो अब नर्स जो है उसके लिए क्या इंटरवेंशन करेगी। अब कैल्शियम लॉस यहाँ पे बोला है तो ध्यान से सुनना कि क्या उसकी इंटरवेंशन रहेंगी नर्स की। रिपोजिशन द पेशेंट एवरी 2 आवर्ली, गिव सप्लीमेंटल फीड इन बिटवीन मील्स, इनकरेज टू वॉक, गिव डायरी प्रोडक्ट्स। तो देखो अभी यहाँ पे कैल्शियम लॉस की आई है, मे बी उसको फ्रैक्चर हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसमें उसका कैल्शियम लॉस हुआ हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले हम क्या करते हैं कि पेशेंट को डायरी प्रोडक्ट्स देते हैं, ठीक है, जैसे कि जिसमें कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा है, मिल्क जो हो गया एंड योगर्ट हो गया। सो ये सारी चीज़ें हम उसे ज़्यादा देते हैं, जिससे पनीर, चीज़ हो गया, ठीक है। सो सबसे पहली इंटरवेंशन इन अ कैल्शियम लॉस में, अगर आप किसी की लेबॉर्ट्री वैल्यूज़ में देखते हो कैल्शियम लॉस है, तो सबसे पहले आप उसे डायरी प्रोडक्ट्स ही दोगे। लास्ट क्वेश्चन है, मीनिंगलेस एंड इनकोहेरेंट मिक्सचर ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेसेस इज टर्म्ड एज। सो मीनिंगलेस एंड इनकोहेरेंट मिक्सचर ऑफ वर्ड्स और फ्रेसेस को हम क्या बोलते हैं, वर्ड सैलेड, वेब्रिगेशन, नियोलिज्म, पैरालेलिया। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। आपको पता है लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होता है, और मैं सबको बताती हूँ किसका राइट है किसका रॉन्ग है। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था उसका जो आंसर रहेगा कि डिफरेंस बिटवीन द पल्स डेफिशिएंट जो है वो डिफरेंस बिटवीन द किस पल्स में होता है। सो इट्स अ रेडियल एंड एपिकल पल्स के बीच का डिफरेंस हम पल्स डेफिशिएंट बोलते हैं, और नॉर्मल ये 0 mm ऑफ Hg होना चाहिए। अगर ऊपर नीचे है तो इट मीन्स के पेशेंट को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब कर लो। चैनल को रेगुलरली डाल रही हूँ मैं क्वेश्चंस काफ़ी लंबे समय से, तभी हम आज 430 क्वेश्चन कर पाए हैं। और अगर किसी को भी ज्वाइन करना है 999 का क्रैश कोर्स, बच्चे बहुत ही अफोर्डेबल क्रैश कोर्स है, 7973244089 पे आप कॉल या फिर मैसेज करके ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं आपको ये साइसी की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की थ्योरी करा रही हूँ, MCQs करा रही हूँ, साथ साथ आपके टेस्ट ले रही हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर्स पे डिस्कशन होगी, एंड डाउट क्लासेस भी इसमें रहने वाली हैं। ये क्रैश कोर्स लाइव एंड रिकॉर्डेड है, अगर आप जॉब वाले हो तो आप रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हो। सो टिल देन कल मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट। सो ऑल द बेस्ट, और अच्छे से पढ़ो, प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दो। अब आपके पास टाइम भी बहुत थोड़ा है और आपके पास अभी करने को बहुत कुछ है। अगर आप अपना हायर स्कोर मारना चाहते हो, रैंकिंग लेना चाहते हो, तो अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। सो ऑल द बेस्ट।